ऐसा आपने का जो अध्याय 3 है उसका शीर्षक है एक रहस्योद्घाटन। उसमें यह है कि आपने लिखा है 10 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया कि यह संविधान सभा कार्यालय के वर्तमान स्वरूप को मंजूर करती है। यह एक रहस्योद्घाटन था। कैसे? रहस्योद्घाटन इस अर्थ में था कि बहुत पहले, ये तो 10 दिसंबर का प्रस्ताव है, 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है, लेकिन जुलाई में ही यानी 5-6 महीने पहले संविधान सभा का कार्यालय काम करने लगा था। और जो संविधान सभा का कार्यालय काम कर रहा था वह जवाहरलाल नेहरू की जानकारी में था, लॉर्ड वेवेल की जानकारी में था। और उसका एक इतिहास है। इतिहास यह है कि जो बेनेगल नरसिंह राव थे वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में उनका हरि सिंह से झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, और उन्होंने इस्तीफा दिया और यहाँ दिल्ली आकर के रहने लगे। रहते थे अपने भाई के पास। तो ये वहाँ वो रहते थे। और उसी समय वाइसराय को ये जब मालूम हुआ कि बेनेगल राव दिल्ली में हैं, तो उन्होंने उनको एक प्रस्ताव दिया कि फेडरल कोर्ट यानी आज की सुप्रीम कोर्ट, उस समय की फेडरल कोर्ट में जज बनने का उनको प्रस्ताव दिया। तो बेनेगल राव ने कहा कि मैंने सुना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली है, मेरी उसमें रुचि है। और हम सब जानते हैं कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके लिए 1935 के आसपास से लेकर के और मेरा ख्याल है कि 39 तक जो वाइसराय के ऑफिस में एडवाइजर का पद था वो बेनेगल नरसिंह राव संभाल रहे थे। बेनेगल नरसिंह राव को की लॉ की जो बैकग्राउंड थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। पश्चिम बंगाल में, असम में कई जगह उन्होंने सारे सेटलमेंट वगैरह किए थे। तो इसलिए बेनेगल नरसिंह राव ने जब ये कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम में हमारी रुचि है, तो जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करके और उनको बाकायदे बहुत पहले ही एडवाइज़र नियुक्त कर दिया गया। अब चाहिए यह था कि जवाहरलाल नेहरू पूरी बात बताते, तो उन्होंने छिपाया। और इसलिए मैं उसको रहस्योद्घाटन कहता हूँ कि उन्होंने केवल ये कहा कि ये दफ्तर तो पहले से काम कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब अस्तित्व में आई है, उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेट है वो करीब करीब बन गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश जैसा चाहते थे, ब्रिटिश सरकार जैसा चाहती थी, वैसा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र ने बनाने की या उस तरह की व्यवस्था बनाने की उन्होंने कोशिश की। संविधान सभा के अधिकांश लोगों को मालूम नहीं था। मेरा ऐसा ख्याल है कि संविधान सभा के बारे में कांग्रेस के जो नेता थे वो गंभीर नहीं थे। अगर आप इसी पुस्तक का पहला अध्याय देखेंगे, जो के.एम. मुंशी के मेमोयर पर या और कुछ लोगों के मेमोयर पर आधारित है,
तो ये समझ में आता है कि जब 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 बजे शुरू होनी थी, तो उससे बहुत पहले, घंटे डेढ़ घंटे पहले, कुछ लोग तो और भी पहले, कड़ाके की सर्दी थी, उन दिनों और सर्दी पड़ती होगी, लेकिन 210 लोग जो ज़्यादातर कांग्रेस के थे, इसका आपने जो वर्णन किया है वो आंखों देखा हाल जैसा है। हाँ, तो वो लोग आए और जो आपस में बातचीत हो रही है, उस बातचीत में ज़्यादातर या तो अपने राज्य में जो कष्ट है उससे वो पीड़ित हैं, जैसे असम के गोपीनाथ बारदोलई, उनके सामने संकट था कि हमारा कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा, तो असम बचेगा या नहीं बचेगा, इस पीड़ा में वो थे। और उनके लिए एक ही व्यक्ति सहारा था, वो महात्मा गांधी थे। हालांकि उनके लिए सहारा बने बेनिगल नरसिंह राव। बेनिगल नरसिंह राव ने ही असम को बचाया, उसकी अलग एक कहानी। तो ये सब लोगों ने जो बातचीत में मुझे याद है वो ये कि सब लोग कह रहे हैं कि ये कहीं दूसरी मोतीलाल नेहरू कमेटी न बन जाए। अब मोतीलाल नेहरू कमेटी यानी 1928, और 1928 से पहले 1927 में चेन्नई में, या आज के चेन्नई में तब के मद्रास में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस संविधान और ये पूर्ण स्वराज्य की बात बहुत करते थे। तो उस समय के भारत मंत्री ने एक उनको चुनौती दी और कहा कि बहुत आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं, तो अपना संविधान बनाकर दिखाइए। उस चुनौती के कारण मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी, और मोतीलाल नेहरू कमेटी ने अपना एक खाका बनाया, लेकिन उसका क्या हुआ सब लोग जानते हैं, वो इतिहास के कबाड़ में पड़ा हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अभी है, जिन परिस्थितियों में वो काम करना है उसको, कहीं ऐसा ही ना हो। तो इसलिए कांग्रेस के सदस्यों की चिंता अलग थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, और उससे वो बहुत ज़्यादा कोई जुड़े हुए भी नहीं थे। कुछ वकील वहाँ थे, बेनेगल नरसिंह राव का दफ्तर था, राजेंद्र बाबू थे, जिन लोगों ने दरअसल इस संविधान को शेप दिया, और फिर आगे थोड़ी धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया नेहरू जी का, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस कार्यालय ने जो जो काम किए वे काम आधिकारिक हो गए हाँ, आधिकारिक और मसौदा उसी का हिस्सा है। इसीलिए वो प्रस्ताव था, इसीलिए वो प्रस्ताव था। मसौदा उसी का हिस्सा था। हाँ, तो बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और इसका एहसास दिया गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने यह मसौदा बनाया है, और इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि यह तो संविधान सभा के बनने के पहले ही कार्यालयीन काम के तहत हो चुका है। आप ठीक कह रहे हैं। बेनेगल नरसिंह राव ने पहले तो प्रेसिडेंट्स बनाए, और उसकी मोटी फाइल बना करके उन्होंने सदस्यों में बंटवाया कि संविधान सभा को किस पद्धति से कार्य करना है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करते हुए, वाइसराय से बात करते हुए, उन्होंने एक संविधान का ड्राफ्ट भी बना दिया। और उन दिनों जब वो ड्राफ्ट बना रहे थे, तो ICS एसोसिएशन में और कई फोरम पर उनको बोलने के लिए भी निमंत्रित किया गया था। तो संविधान के प्रारूप के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही भी हैं। और वो बेनेगल नरसिंह राव चाहते थे संविधान बनने की कहानी लिखना, लेकिन लिख नहीं पाए, वो अलग एक बात है। तो जो जितना कुछ मैंने पढ़ा है, मेरा कहना यह है कि बेनेगल नरसिंह राव
ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दरअसल संविधान की आधारशिला रखी और उसको थोड़ा तराशने का काम फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने की। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो कार्यवाही है वह फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वॉल्यूम में है और ये बी शिवाराव ने उसको एडिट किया है। सुभाष कश्यप उस टीम में रिसर्च ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे। बी शिवाराव ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी की मिनट उसमें फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वॉल्यूम का हमको ख्याल नहीं है कि किस वॉल्यूम में है, लेकिन है 40 दिन की वो कार्रवाई है और मैंने उसको सरसरी तौर पर देखा तो ये पाया कि हर रोज 2 आदमी उसमें उपस्थित थे। एक बेनेगल नरसिंह राव हैं और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बाकी तीसरा और चौथा यदा कदा है। इसीलिए जब किसी स्टेज पर जब संविधान स्वीकार किया जा रहा था तो ये बात भी आई कि जो 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में बदलते रहे क्योंकि वो उसमें कई की डेथ हो गई, कुछ इस्तीफा दे दिया आदि आदि, लेकिन अंततः 7 थे। तो 7 में 2 स्थायी थे, 5 जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाल रहे थे या और कुछ कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर मीटिंग में वो थे नहीं। एकात्म बोध पर आप सबका स्वागत है। आपको यह चैनल हमेशा प्राप्त होता रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे इस माध्यम से आप भारत की परंपरा, भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य, उस संदर्भ में विशेष वार्ताएं सुनते रहेंगे।